हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। या जिस भी टाइम आप यह वीडियो देख रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग या गुड नाइट। तो दोस्तों चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमारे पिछले वीडियो के अंदर हमने अपना पिछला जो टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग पढ़ा था। एक्सिस पे हमने फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू को फाइंड आउट किया था वहां पर। तो उससे नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ते हैं अभी, और अगला टॉपिक हमारा यहाँ पर आता है कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। डाइपोल आप जानते ही है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोस्तों हमारे पास है एक इलेक्ट्रिक डाइपोल और उसे प्लेस कर रखा हुआ है हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो दोस्तों यहां पर तीन चीजें इस टॉपिक के नाम से ही निकल के आती हैं कि एक तो हमें जानकारी होनी चाहिए, यहां पर पता होना चाहिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, वो हम ऑलरेडी जानते हैं। दूसरा हमें पता होना चाहिए कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कॉपी पे या बोर्ड पे अभी हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो हम सीखते हैं, अभी पहले भी बताया था आपको। और तीसरी चीज हमें यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के अंदर बनती है वो हमारा ये है, ये चीज, ये क्या है हमारा टॉर्क, जो हम पिछली क्लास के अंदर 11th क्लास के अंदर बहुत अच्छे तरीके से, मैं उम्मीद करता हूं आपसे जरूर आपने पढ़ा होगा टॉर्क के बारे में। और अगर मान लिया वहां पर कुछ थोड़ा बहुत आपने मिस कर दिया और नहीं इसको सीरियसली पढ़ा टॉपिक को, तो दोस्तों अभी हम थोड़ा इसकी रिवीजन करेंगे, उसको सीखेंगे और फिर हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों एक बार ये टॉर्क के बारे में थोड़ा डिस्कस हमें करना ही पड़ेगा, उससे आपका टॉपिक फिर समझना बीच में बिल्कुल आसान हो जाएगा, फिर आपको बीच में उसमें कोई भी डाउट नहीं आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम सबसे पहले तो सीख लेते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। ये सीखते हैं पहले कि इसे कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इस पे हमें फ्रेंड्स क्या करना होता है कि हमें ड्रॉ करनी होती है पैरेलल स्ट्रेट लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो आप सभी जानते ही हैं कि जो फील्ड के जो मैग्नीट्यूड है वो हर जगह पे रहे सेम कांस्टेंट, और उसकी डायरेक्शन भी हमें किसी भी पॉइंट पर फाइंड आउट करें वो भी मिले क्या, सेम। तो दोस्तों आइए अब रिप्रेजेंट करते हैं हम उसे इस बोर्ड पर। तो हमने ड्रॉ की है कुछ पैरेलल स्ट्रेट लाइंस जो रिप्रेजेंट कर रही है यहाँ पर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। ये थोड़ी सी नजदीक आ गई है, इसको भी बना लेते हैं थोड़ी दूर। और दोस्तों ये लगभग इक्विडिस्टेंट है। पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और इक्विडिस्टेंट, इक्विडिस्टेंट भी ध्यान रखना दोस्तों साथ में कि यूनिफॉर्म फील्ड के लिए पैरेलल स्ट्रेट लाइंस और इक्विडिस्टेंट वो होनी चाहिए, बराबर बराबर डिस्टेंस पे होनी चाहिए। अगर उनके बीच में डिस्टेंस कम हो जाता है आगे जाके कहीं पर, तो इट मीन्स वहां पर हो गया है फील्ड स्ट्रॉन्ग। और अगर वो हो जाए थोड़ी सी दूर कहीं पर, तो इसका मतलब जैसे जैसे वो जितनी जितनी दूर होती चली जाएगी फील्ड हो जाएगा उतना ही वीक। तो जैसे यहाँ एक और एग्जांपल देखते हैं कि अगर मान लिया जो स्पेसिंग यहाँ पर है इनके बीच में, और यहाँ पर हमारा फील्ड है सपोज 20 न्यूटन पर कूलम। हम ले लेते हैं कि यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू हमें मिल रही है वो मिल रही है 20 न्यूटन पर कूलम। अगर मान लिया आगे जाके इनके बीच में स्पेसिंग हो जाती है आधी, क्या हो जाती है स्पेसिंग आधी, ये नजदीक आ जाती है एक दूसरे के, हाफ डिस्टेंस पे आ जाती है, तो इट मीन्स वहां पर फील्ड हो जाएगा डबल। अगर यहां है 20 न्यूटन पर कूलम तो वहां पर हो जाएगा 40 न्यूटन पर कूलम। और अगर मान लिया इनके बीच में डिस्टेंस आगे जाके हो जाए ज्यादा, डबल हो जाए डिस्टेंस, ये दूर दूर चली जाए एक दूसरे से, तो उस केस में आप समझ ही गए होंगे अब कि इसकी वैल्यू हो जाएगी 10 न्यूटन पर कूलम, हाफ हो जाएगी दोस्तों। अब देखिए दूसरी चीज हमें जो यहाँ सीखनी है और इस टॉपिक के अंदर समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो है टॉर्क। तो फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं पहले एक बार थोड़ा सा टॉर्क के बारे में हमें डिस्कस करना बहुत जरूरी है इस टॉपिक को समझने के लिए। तो हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा टॉर्क के बारे में। तो उसे समझने के लिए हमें क्या चाहिए कि दोस्तों अगर कहीं पे फोर्स लगे और वो किसी चीज को रोटेट करवाए, फोर्स लगे और क्या हो जाए ऑब्जेक्ट रोटेट, तो ये जो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है जिससे ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, उसे ही हम बोलते हैं वहां पर टॉर्क। तो टॉर्क को समझने के लिए दोस्तों
हम सपोज इस रोड की हेल्प ले लेते हैं यहाँ पर। वैसे आप बहुत सिंपल एग्जांपल ले सकते हैं दरवाजे का, कि अगर हम दरवाजे में फोर्स लगा के उसे ओपन करते हैं या उसे क्लोज कर देते हैं, तो वहां पर हमारा फोर्स प्रोड्यूस करता है टॉर्क। और टॉर्क का जो बेसिक फॉर्मूला, जो जनरल फॉर्मूला हम हर जगह पे यूज करते हैं, वो होता है कि टो, ये सिंबल होता है टॉर्क का, आप सभी जानते ही होंगे टो। इसको थोड़ा सा और अगर ऐसे बनाएं तो ये है हमारा टॉर्क का सिंबल, और इसे बोला जाता है टो। इसकी स्पेलिंग क्या होती है दोस्तों? इसकी स्पेलिंग होती है टो की TAU। तो वैसे तो इसको बोलने पे अगर इसको बोला जाए यहाँ पर TAU को, तो ये बन जाता ताऊ। और हमारे हरियाणा में जो है किसी बुजुर्ग को हम ताऊ भी बोल देते हैं, बट ये इसको ताऊ नहीं बोलना है हमें, इसका नाम है यहाँ पर टो। अब इसका जो बेसिक फॉर्मूला होता है वो होता है कि फोर्स इनटू, जो हमने फोर्स लगाया वहां पर, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। आप सभी को याद आ ही गया होगा बहुत, ये अभी माइंड के अंदर आपको फटाफट से, तो यह आ जाएगा इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम कहां से? एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो जहां पर उसका है एक्सिस ऑफ रोटेशन, उससे ले लें हम अगर फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर टॉर्क। और इसे हम दोस्तों अगर दरवाजे का एग्जांपल लेके समझने की कोशिश करते हैं, तो जहां पर हमने फोर्स लगाया है, अगर मान लिया दरवाजे के परपेंडिकुलर ही लगा दें हम, तो फिर वहां से जहां हमने फोर्स लगाया, तो सीधा सीधा वो डिस्टेंस जहां पर दरवाजा फिक्स होता है, जहां एक जगह दरवाजा पीछे फिक्स होता है, वहां तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लें, तो उस फोर्स को अगर उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें मिल जाता है वहां पर टॉर्क। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, यहाँ एक हम और चीज कंसिडर करते हैं। जैसे हमने इस रोड को ही इसी का एग्जांपल लेके हम सीखने की कोशिश करते हैं। चलिए, अगर दोस्तों इस रोड को यहाँ पर इस तरीके से रोटेट करवाना चाहिए, देखिए अगर हम इस रोड को इस तरीके से रोटेट करवाते हैं, तो बताइए इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर है? सोच के देखिए दोस्तों, यहाँ पर रोड को इस जगह पे इस तरीके से रोटेट करवाया जा रहा है, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो जाएगा यहाँ पर। ये इसके अबाउट रोटेट कर रही है। अब आपको क्लियर दिख गया होगा। तो इस तरीके से ये है, जहां ये मार्कर रखा हुआ है, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये रोड रोटेट कर रही है। ओके, तो हम सिंपली जहां भी हमने ये फोर्स लगाया है, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे एक्सिस ऑफ रोटेशन का, और हमें मिल जाएगा टॉर्क। बहुत सिंपल चीज है। लेकिन अगर ये रोड यहाँ पर हम इसके दोनों एंड्स पे फोर्स लगाएं, जैसे ये रोड हो कुछ इस तरीके से, एक फोर्स इस एंड पे लगाया जाए इस तरफ, टुवर्ड्स राइट हम बोल सकते हैं, और दूसरे एंड पे अगर हम फोर्स लगाते हैं उससे अपोजिट डायरेक्शन में, मींस टुवर्ड्स लेफ्ट, तो दोस्तों एक फोर्स हो गया है राइट की तरफ, दूसरा फोर्स हो गया है लेफ्ट की तरफ। फोर्स है बराबर फोर्स है, फोर्सेस इक्वल, तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस पे लग गए। तो ये दोनों फोर्सेस अगर देखिए हम यहां पर अप्लाई करके देखें, तो ये इस रोड को रोटेट करवा देंगे, बिकॉज इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम नहीं है। अगर लाइन ऑफ एक्शन होता सेम, जिस लाइन के अलोंग ये फोर्सेस कर रहे हैं एक्ट, अगर वो हो जाता सेम, जैसे ये फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर थी यहां पर, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन यहां थी नीचे, तो एक की ऊपर दूसरी थोड़ी सी उसके पैरेलल नीचे, तो वो सेम नहीं है, इसीलिए ये रोटेट कर जाएगा। बट अगर ये होता इस तरीके से, हम इस तरफ से खींचते राइट की तरफ, इस तरफ से खींचते लेफ्ट की तरफ, तो अब दोनों की लाइन ऑफ एक्शन हो जाती सेम, और फिर ये रोड किसी भी तरफ ना जानी थी, क्योंकि फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट है, वो तो पहले भी थे, यहां भी थे वो, तो नेट फोर्स तो इसके ऊपर जीरो ही रहना है हमेशा। बट इसके ऊपर जो टॉर्क है, इस केस में वो टॉर्क भी जीरो हो जाएगा, और यहां पर इसके ऊपर लगेगा टॉर्क, और जो करा देगा इसे रोटेट। तो ऐसे केसेस के अंदर अगर हम यहां पर एक ड्रॉ कर लें, इसी रोड को कंसिडर कर लीजिए आप इस तरीके से, जैसे ये रोड हमने रखी हुई है, इस पे एक फोर्स लगा है यहां पर, जो कि लगा था इस तरफ F फोर्स, इसके दूसरे एंड के ऊपर यहां पर लगा है दूसरा फोर्स, जो कि लगा इससे अपोजिट पहले वाले से, और ये फोर्स भी F है, पर इसे अगर हम वेक्टर में लिखें तो -F लिख देते हैं इसे, तो मैग्नीट्यूड हो गया बराबर और डायरेक्शन हो गई अपोजिट। अब यहां क्या है कि हम अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहें कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो पहले तो आप यही समझिए यहां कि इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर बनेगा। देखिए दोस्तों, अगर इस रोड को यू रोटेट करवाया जाए, तो इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन कहां पर आएगा? उस केस में ये कौन से एक एक्सिस के अबाउट जो है रोटेट कर रही है, तो वो होगा इसके सेंटर पर।
कहाँ होगा? इसके सेंटर पर। अब ये इसके अबाउट रोटेट करेगी ऐसे, एक्सिस ऑफ रोटेशन यही रहेगा एंड इट विल कीप ऑन रोटेटिंग अबाउट दिस एक्सिस। आप सभी को समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। और दोस्तों देखते रहिए, आगे हम समझते हैं कि इस केस में क्या होगा कि ये अगर है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन इसके सेंटर पॉइंट पर, तो यहां पर अगर हम इस फोर्स को लेते हैं, पहले वाले फोर्स को हमने इसको पहला बोल दिया फोर्स, तो इस फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझते रहिए ध्यान से, यू का यू टॉपिक में समझना है, बिल्कुल ऐसे का ऐसे। आपको अगर ये समझ में आ गया तो ये मान लो आपको टॉपिक समझ में आ गया सारा का सारा, फिर टॉपिक में कुछ बचता ही नहीं है ज्यादा समझने के लिए, वो हो जाएगा बिल्कुल ही आसान हो जाएगा आपके लिए। तो देखिए यहां पर ये है हमारा इसका सेंटर पॉइंट, और अगर इस फोर्स का इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो इससे अगर लेना है हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए देखिए दोस्तों इसकी लाइन ऑफ एक्शन को ले लेते हैं थोड़ी पीछे। ये इसकी लाइन ऑफ एक्शन बना ली हमने पीछे बढ़ा के, तो ये है इसकी लाइन ऑफ एक्शन, यहां है एक्सिस ऑफ रोटेशन। समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों, ये है लाइन ऑफ एक्शन, ये है इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन, और इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला। समझ गए यहां? बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से देखिए दोस्तों, यहां पर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से हो जाएगा वो ये वाला डिस्टेंस होगा यहां पर जो है परपेंडिकुलर। देखिए इसी तरीके से अगर हमें इस फोर्स की अगर हम यहां पर बात करते हैं, तो हमारा जो फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन है इस केस में, उसको अगर पीछे बढ़ाएं तो बन जाएगी इस तरफ। ओके, और अब की बार ये हमने लाइन ऑफ एक्शन और फोर्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर लिया, और ये है हमारा एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब आपको दिख रहा होगा बिल्कुल क्लियर कि इससे इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होना है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स का फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो होना है ये वाला। समझ गए फ्रेंड्स आप सभी? तो दोस्तों ये बन जाएगा यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हमें नेट टॉर्क इस रोड के ऊपर फाइंड आउट करना है, तो हमें इस फोर्स के कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और इसके कारण जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों को करना होगा यहाँ पर ऐड। तो अगर हम यहाँ देखिए, पहले वाला फोर्स है F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये है सेंटर पॉइंट। तो अगर इस डिस्टेंस को हम मान ले स्मॉल a, ये भी हो जाए स्मॉल a, और उस केस में अगर इसे ले ले दोस्तों यहाँ पर स्मॉल b, और ये भी बराबर होगा यहाँ पर, अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो सेम मिलेगा आपको बिल्कुल। यहाँ पर ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट ही मिल रहे हैं हमें। तो दोस्तों यहाँ पर जो पहले वाले के कारण फोर्स होगा वो होगा F इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, और वो हो जाएगा F इंटू बी। और प्लस में दूसरा जो फोर्स है वो भी F, मैग्नीट्यूड ही लेना है हमें, और इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, उसका भी कितना है यहाँ पर b ही है। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये F इंटू बी प्लस F इंटू बी, ये बन जाएगा 2 इंटू F इंटू बी। दिखाई दे रहा है दोस्तों? समझ आ रहा है आपको? बहुत बढ़िया तरीके से, शाबाश। तो अब देखिए यहां पर इसे हम लिख सकते हैं F इंटू 2b। क्या ऐसा लिखा जा सकता है? 2 को हम ले गए b के साथ, तो ये बन गया क्या? F बन गया, F के साथ आ गया है तो, और ये सॉरी 2 था आगे, और ये चला गया है अब b के साथ, तो ये बन गया F इंटू 2b। ओके, और इसे क्या लिखा जा सकता है? अब हम इसे लिखते हैं ईदर फोर्स। क्या लिख लेते हैं हम यहाँ पर? F की जगह हमने लिख लिया ईदर फोर्स, कि भाई इन दोनों फोर्सेस में से किसी एक का मैग्नीट्यूड, और इनटू में हमारे पास जो 2b है, देखिए 2b क्या है? 2b है यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। आप देखिए दोस्तों थोड़ा ध्यान से, ये लाइन ऑफ एक्शन जो थी ये हमारे पहले फोर्स की है, और ये जो लाइन ऑफ एक्शन है ये दूसरे फोर्स की है, और ये जो आ गया है 2b, b प्लस b, bb, तो यहां पर आ गया है 2b। तो दोस्तों जो 2b डिस्टेंस है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, या हम इसे बोल सकते हैं यहां पर आर्म ऑफ कपल। क्या बोलते हैं इसे? आर्म ऑफ कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। तो ये आ जाएगा दोस्तों ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, मैं शॉर्ट फॉर्म में बिटवीन को लिख लेता हूं b/w बिटवीन द टू फोर्सेस। ओके, और इससे अब
परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस की जगह हम आगे लिख लेते हैं यहां पर कि टॉर्क इक्वल आ गया है ईदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस की जगह हम लिख लेते हैं यहां पर आर्म ऑफ क्या, कपल। ओके, समझ गए, कपल, ये दो फोर्स बना रहे हैं यहां पर कपल, और इनकी आर्म यहां पर ये आ गई है परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इसी को देखिए फ्रेंड्स, एक और चीज यहां सीख लेते हैं ताकि टॉपिक में बिल्कुल भी हमें ना आए परेशानी। तो ये हम कर लेते हैं जानी कि इस डिस्टेंस को यहां की बजाय ले लेते हैं यहां आ गए हैं भाई। तो यहां जो है ये पॉइंट मान लिया हमार ए, ये है पॉइंट हमार बी, और ये है हमारा पॉइंट सी। तो दोस्तों ये तीनों पॉइंट्स में देखिए ए बी सी अगर पॉइंट्स लेने के बाद, तो ये जो ए सी है ये इसके 2b के बराबर ही है। तो चाहे इसको ले ले यहां पर या ले ले यहां पर, या यहां पर भी ले सकते थे, इसको यहां बढ़ा के यहां पर भी ले सकते थे। तो कहीं भी लीजिए, ये डिस्टेंस इन दोनों के बीच में रहना है हर जगह पे सेम। तो अब बेसिक सी चीज आप बस ये ध्यान रखिए कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इस पे लग रहे हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है अलग अलग एक दूसरे के पैरेलल, तो वो फॉर्म करेंगे कपल, जिससे प्रोड्यूस होगा टॉर्क, और वो टॉर्क इक्वल हो जाएगा उन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय द आर्म ऑफ कपल मींस द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। और वो मैंने आपको अभी यहाँ पर कोशिश की है बड़ा अच्छा सिखाने की, और आप भी कोशिश कर रहे हैं बहुत बढ़िया सीखने की। तो देखिए ये यहां लिया जाए या यहां लिया जाए या यहां लिया जाए, ये हर जगह पर रहेगा सेम। ओके, अब आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। अब हमें इस टॉपिक की लगभग पूरी नॉलेज हो गई है। हमें पता है ऑलरेडी इलेक्ट्रिक डाइपोल का, हमें यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हमने सीख लिया, किस तरीके से बनाना है, उसे रिप्रेजेंट करना है, और हमने सीख लिया यहाँ पर टॉर्क के बारे में कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगते हैं जिनकी लाइन ऑफ एक्शन है डिफरेंट, तो वहां पर हमें टॉर्क को कैसे फाइंड आउट करना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम अपने टॉपिक का डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जिसमें हमें सबसे पहले ड्रॉ करना होगा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो इसको करो भाई साफ, मेरे ताऊ तू भी जा भाई, और ये हो गया है बिल्कुल क्लियर। तो दोस्तों यहाँ सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हमने लगा दिए हैं डैश 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 डैश। अब की बार हम डार्क लाइन नहीं ड्रॉ कर रहे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए डैश लाइन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बीच में डाइपोल को डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमने दूसरी लाइन ड्रॉ कर दी, और पीछे बढ़ा लेते हैं थोड़ा, और ये हमने डैश 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 यहां तक, फिर एक और लाइन, फिर एक डैश डैश और लाइन, और हम एक आखिरी लाइन यहां पर और ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है यहां पर किसे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। ओके, जिसकी डायरेक्शन हमने उस तरफ ले ली है, राइट की तरफ। तो देखिए दोस्तों, अब इस यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा हुआ है एक डाइपोल, तो इसे हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं आगे, और इसे इसमें रखते हैं अब एक डाइपोल। तो डाइपोल को हम रखते हैं कुछ इस तरीके से। ये देखिए हमने जो है डाइपोल को यूं रख दिया। अब देखिए फ्रेंड्स, ये है यहाँ पर एक पॉइंट, ये है हमारा दूसरा पॉइंट चार्ज, दोनों पॉइंट चार्ज रखे हुए हैं यहाँ दो एंड्स पे। यहाँ हम मान लेते हैं यहाँ आ गया है ए पॉइंट है ये, और यहाँ चार्ज रखा हुआ है -q। ये है हमारा दूसरा पॉइंट जो है पॉइंट बी, और यहाँ पर रखे हुए हैं चार्ज +q। ओके, इसे भी थोड़ा सा कर लेते हैं ऊपर, ताकि यहाँ पर डायग्राम बनाने में ना आए हमें दिक्कत। तो ये है पॉइंट बी, जहां है चार्ज हमारा +q। अब देखिए एक चीज और, एक छोटी चीज और यहां सीख लेते हैं पहले ही, और आपको पता भी है कि एक अगर पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है हमारे पास, पॉजिटिव, कौन सा, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, और उसे रख दिया जाए एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, चाहे वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म, वो सबके लिए सेम ही रहनी है बात। तो अगर पॉजिटिव चार्ज को रखा जाएगा फील्ड के अंदर, तो उस पर फोर्स लगता है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। किस तरफ फोर्स लगता है, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर फोर्स लगता है अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड।
ये क्यों है, ये आप इस तरीके से भी इसमें समझ सकते हैं आपको कि यूनिफॉर्म फील्ड जब हम आगे इसी यूनिट के अंदर बनाना सीखेंगे तो प्रैक्टिकली हम बनाते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को। तो दोस्तों उसमें हम क्या करते हैं, प्लेट लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ मान लीजिए कि एक प्लेट रखी हुई है इस तरीके से, उसको हमने दे दिया पॉजिटिव चार्ज। एक प्लेट रखी हुई है, कैसा चार्ज दिया उसे, हमने उसे दिया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ दूसरी तरफ रखी हुई है एक और प्लेट, ऐसे ये जो लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इसे आप मान लीजिए कि एक प्लेट है यहाँ पर, ऐसे प्लेन सरफेस, और इसके ऊपर हमने उतना ही नेगेटिव चार्ज दे दिया, कितना, जितना इसके ऊपर था पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे केस में सेटअप हो जाता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आप सीखेंगे आगे, ओके। हम प्रूव करेंगे कि यहाँ इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो फील्ड होगा वो यूनिफॉर्म होगा, वी विल प्रूव दैट। तो हम अगर ऐसा लेते हैं, अब आप सोच के देखिए कि इसके अंदर अगर एक पॉजिटिव चार्ज को रख दिया जाए, यहाँ सपोज इस पॉइंट पर हमने रख दिया एक पॉजिटिव चार्ज, तो बड़ा साफ है, बड़ा सिंपल है भाई, दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव पॉजिटिव को करेगा रिपेल, पॉजिटिव को नेगेटिव करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। ये धक्का दे रहा है, दूर भगा रहा है, वो अपनी तरफ बुला रहा है, तो फोर्स किस तरफ लगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। लेकिन अगर यहां पर हम रख दें नेगेटिव चार्ज, इसको हटाया, ये इसको हटाया, और यहां पर आ गया इसका चचेरा भाई, ममेरा भाई, माइनस नेगेटिव साइन, ओके, नेगेटिव चार्ज। तो ये जब यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रखा हो, बात बिल्कुल साफ साफ इसको दिख रहा है, और ये नेगेटिव है, ये इस नेगेटिव को क्या करेगा, दूर रिपेल करेगा, और ये पॉजिटिव इसको करेगा अपनी तरफ अट्रैक्ट। तो इसके ऊपर फोर्स लगेगा किस तरफ, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये बात दोस्तों हमेशा याद रखें, बहुत बेसिक है, बहुत लेकिन इंपॉर्टेंट है, बार बार कहीं कहीं पे यूज होती है ये चीज कि पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स लगना है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, जिस भी तरफ हो, इसी तरफ में इशारा कर रहा हूं, तो ये मत सोचना हमेशा इसी तरफ जो है फोर्स लगेगा। आप ये जरूर देख ले वहां पर एक बार कि फोर्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन किस तरफ, अगर वो ऊपर की तरफ है तो फोर्स भी पॉजिटिव चार्ज पे ऊपर ही लगना है। तो ये है पॉजिटिव के ऊपर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव के ऊपर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। दोस्तों इसमें अब हम इसको कर देते हैं यहाँ पर, अब इसे भी हटा देते हैं, अपनी पहली प्लेट पॉजिटिव और ये दूसरी प्लेट नेगेटिव को भी हमने यहां से दिया है हटा, ओके, ये वाला नेगेटिव भी जा। अब देखिए दोस्तों यहाँ बहुत सिंपल है कि इस जो चार्ज है ये प्लस क्यू चार्ज है, इस पॉइंट को ए दिया है हमने नाम, इसको बी दिया है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इन द डायरेक्शन, किस तरफ है डायरेक्शन, राइट की तरफ। तो ये है हमारी फोर्स की डायरेक्शन इसके ऊपर, जिसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ एफ, और जिसका मैग्नीट्यूड होगा यहाँ पर क्यू ई, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला है सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की फॉर्म में कि वो होता है एफ इज इक्वल टू क्यू ई। चार्ज कोई भी हो, क्यू नॉट टेस्ट चार्ज दे रखा हो तो एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट ई हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ चार्ज हमारा माइनस क्यू रखा हुआ है पॉइंट ए पर, उसके ऊपर फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। समझ ही रहे हैं आप, ऑलरेडी इसीलिए बताई थी सारी चीजें। तो दोस्तों ये है हमारा दूसरा चार्ज, दूसरा फोर्स, और ये है हमारा एफ इज इक्वल टू क्यू ई ही होगा। हम ले रहे हैं सिर्फ उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, चार्ज माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड ही कंसीडर करना है। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू क्यू ई अपोजिट, पहले वाले से अपोजिट, ये इस तरफ राइट की तरफ, ये अपोजिट लेफ्ट की तरफ, फील्ड से, फील्ड उस तरफ है, ये किस तरफ है उससे इस तरफ अपोजिट, समझ रहे हैं। तो देखिए दोस्तों ये हो गई हमारे पास, बन गया वैसा ही कुछ केस जैसा आपको समझाया थोड़ी देर पहले, दो इक्वल फोर्सेस अपोजिट इन डायरेक्शन, एक लग रही है डाइपोल के ऊपर, तो क्या करेंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट, फोर्स तो नेट जीरो ही होना है। यहां पर हमेशा इन ऑल केसेस एफ इज इक्वल टू जीरो, ये सभी केसेस के अंदर एफ जीरो ही रहेगा। डाइपोल मतलब ऐसे हो कहीं पर भी हो, ये फोर्स इसके ऊपर जीरो ही रहना है। इसको समझने के लिए दोस्तों एक काम करते हैं, हम लेते हैं एक छोटा सा मॉडल, छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मॉडल, ओके। देखिए ये बनाया है एक, इसको समझने के लिए मैंने एक मॉडल कहूँ या जुगाड़, बट मैं मॉडल ही कहूंगा, काफी इसको बहुत सिंपल सा, काफी तो नहीं बहुत सिंपल सा मैंने कोशिश की इसको ड्रॉ करने की। तो दोस्तों ये है हमारे पास एक डाइपोल का, ये इसका डाइपोल लेंथ, ये है दो चार्जेस, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसे मान लेते हैं पॉजिटिव और इसे मान लेते हैं नेगेटिव, और इसे याद रखने के लिए मान लो कि पैसे होता है पीला और पैसे होता है पॉजिटिव। तो दोस्तों ये हो गया हमारा पॉजिटिव चार्ज पीले वाला।
और आप समझ ही गए, न से नीला और न से नेगेटिव, तो ये है हमारा नेगेटिव चार्ज। तो यहां पर ये रखे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और हमारे पास जो फोर्सेस को थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, ये आ जाए थोड़ा नीचे और वो हो गया थोड़ा ऊपर। तो दोस्तों ये जो दो यहां पर मैंने इसमें लगा रखी है पेंसिल्स, ये आप मान लीजिए कि ये दो फोर्सेस हैं, एक इधर वाला और ये इधर वाला, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन डायरेक्शन, सो विल कैंसिल आउट। बट लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग है। इसकी लाइन ऑफ एक्शन देखिए कौन सी है, यहां पर, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन कौन सी है, यहां पर। तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं है, एक ही डायरेक्शन में नहीं है कि ये भी यहीं पे है दूसरी भी यहीं पे, ऐसा नहीं है, एक ऊपर है दूसरी नीचे है। तो उससे ये फॉर्म करेंगे कपल। क्या फॉर्म करेंगे, एक कपल, जो कपल कराएगा इस डाइपोल को रोटेट। तो देखिए कैसे यहां पर जो है हम लाइन ऑफ एक्शन को एक बार और देख लेते हैं, और उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये लाइन ऑफ एक्शन जो है हो गई पहले फोर्स की, और ये लाइन ऑफ एक्शन हो गई इसकी दूसरे फोर्स की यहां पर नीचे। तो अब आपको बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहा है कि इनकी लाइन ऑफ एक्शन दोनों फोर्सेस की हैं अलग अलग। तो अब टॉर्क निकालने के लिए क्या करना है, ये देखिए, इनको यहां रख देते हैं, और टॉर्क का दोस्तों बेसिक फॉर्मूला वही, ये आपको ऑलरेडी बता दिया। अब सीधा सीधा अप्लाई करेंगे कि टॉ इज इक्वल टू ईदर फोर्स, मतलब इन दोनों में से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड और इनटू में मल्टीप्लाइड बाय क्या बताया था दोस्तों, आर्म ऑफ, बताइए भाई, आर्म ऑफ कपल। ओके, और आर्म ऑफ कपल निकालना पड़ेगा। आर्म ऑफ कपल को देखते हैं अभी। इधर फोर्स तो है बहुत सिंपल पुट करना, यहाँ पर चाहे मैग्नीट्यूड इसका पुट कर दो, इसका दोनों का सेम ही है, क्यू ही लिखना है हमें, क्यू इंटू ई, क्यू इंटू ई। तो अब हमें बस फाइंड आउट करनी है आर्म ऑफ कपल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। वो भी समझा दिया था पहले ही, वो कहाँ आना है, या तो इसको पीछे बढ़ाओ या इसको पीछे बढ़ाओ। एक और चीज यहाँ हम शुरुआत में ही मान लेते हैं, वैसे मैं उसको यहाँ थोड़ा सा मेरे माइंड से हो गया था वो स्लिप, तो उसको लिख देंगे दोस्तों स्टार्टिंग में ही कि ये वाला जो एंगल बनता है यहाँ पर, इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम थीटा से। और ये एंगल जो है ये किस किस के बीच का एंगल है, ये हम सीखते हैं, देखते हैं इस डायग्राम से। तो हमारा ये एंगल बनता है किस किस के बीच का, देखिए दोस्तों, ये है नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हो गई ऊपर की तरफ, मींस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव। ये है हमारी पी की डायरेक्शन, स्मॉल पी की डायरेक्शन डाइपोल मोमेंट। और ये वाली लाइन ले लेते हैं, सारी ही लाइन से वैसे जो ये डैश हमने ड्रॉ कर रखी है। तो जो हमारी ये बीच वाली लाइन है, ये वाली, इसको कंसिडर करें, फील्ड की डायरेक्शन को कर रही है रिप्रेजेंट। तो E और P के बीच का एंगल दोस्तों हमें साफ दिखाई दे गया है, यही वाला एंगल तो है थीटा। ओके, सो इट इज बिटवीन P एंड E। अब अगर हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज टू फोर्सेस या आर्म ऑफ कपल फाइंड आउट करना है, तो इसे बढ़ा लेते हैं पीछे, इसकी लाइन ऑफ एक्शन को, ऊपर वाले की लाइन ऑफ एक्शन पीछे आ जा, तो ये आ गई है पीछे, और इसे यहां से कर दो दोस्तों ज्वाइन। अब आपको बड़ा डायरेक्ट समझ में आ गया है, क्योंकि पहले ही सीख चुके हैं कि ये वाला जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट था A, ये पॉइंट था B, थोड़ा नीचे लिख लो, अब ये पॉइंट था B प्लस Q, और ये वाला पॉइंट अगर हम ले ले C, तो जो AC है दैट इज द आर्म ऑफ कपल ऑफ दीज टू फोर्सेस। तो उसे फाइंड आउट करते हैं। देखिए दोस्तों, हम यहाँ पर देखिए, अगर ये वाला एंगल है थीटा, तो कौन सा एंगल होगा थीटा, ये वाला एंगल भी होगा थीटा। दिखाई दे गया, सिर्फ साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो ये भी एंगल हो जाएगा थीटा। और अगर हम यहाँ पर पहले फाइंड आउट कर ले इसे, तो हमें चाहिए AC, हम उसे डिवाइड कर देते हैं AB से, और ये क्या बनेगा, देखिए थीटा के सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाली हो जाएगी हाइपोटेन्यूज। तो P/H क्या होता है भाई, ये होता है बड़ा ही सिंपल साइन थीटा। और AC को अगर फाइंड आउट करें, तो AC बराबर हो जाएगा AB साइन थीटा, और AB किसके बराबर होगा, AB द लेंथ ऑफ द डाइपोल, डाइपोल लेंथ किससे रिप्रेजेंट करती है, बताइए 2A से, बहुत सिंपल। तो AB चला जाएगा उधर, और ये आ जाएगा 2A उसकी जगह, और साथ में था हमारा साइन थीटा। तो दोस्तों ये आ गया है AC, जो कि है
आर्म ऑफ कपल यहाँ पर इन दोनों फोर्सेस के लिए, और इस AC की वैल्यू को हम पुट कर देंगे यहाँ पर आर्म ऑफ कपल की जगह। तो पुट कर देते हैं, देखिए फ्रेंड्स, टो इज इक्वल टू इधर फोर्स का मैग्नीट्यूड वो है QE इनटू है आर्म ऑफ कपल, और आर्म ऑफ कपल है हमारे पास AC। एक बार बेशक लिख लेना आप, फिर नेक्स्ट स्टेप में लिख देना, मैं यहीं पे बता के लिख देता हूँ आर्म ऑफ कपल की जगह 2A साइन थीटा। समझ गए हैं भाई? और बहना भाइयों समझ गए हैं आप सभी मित्रों? तो मित्रों टो इज इक्वल टू Q इंटू 2A और इनटू में है E साइन थीटा। समझ गए? थोड़ा सा आगे पीछे लिख दिया, इस 2A को लिख दिया है Q के साथ, क्योंकि Q इंटू 2A किसके बराबर होता है? ये होता है हमारी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P के बराबर। दोस्तों ये आ गया है P का मैग्नीट्यूड, तो टो इज इक्वल टू यहाँ पर P E और साइन थीटा। ओके, फॉर्मूला डिराइव कर दिया है हमने। यही है हमारा बेसिक फॉर्मूला फॉर टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेकिन कुछ चीजें अभी इसमें सीखनी रहती हैं हमारी, जैसे कि ये टॉर्क होती है एक वेक्टर क्वांटिटी। कैसी क्वांटिटी है टॉर्क? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी तो है, इसकी फिर एक डायरेक्शन, और डायरेक्शन हमें देखनी होगी यहाँ पर आएगी किस तरफ। देखिए दोस्तों, ये फोर्स दोनों इसके ऊपर लग के इसे यू रोटेट करवा देंगे, मीन्स क्लॉकवाइज। कैसे रोटेट करवा देंगे? क्लॉकवाइज, ठीक है ना, घड़ी के अनुसार ऐसे, ठीक है। अब अगर ये इसको यूं रोटेट करवा रहे हैं तो अपना राइट हैंड थंब रूल यूज कीजिए। पता है आपको कि फिंगर्स को पहले रखें स्ट्रेट, ओके, और थंब को रखें उसके परपेंडिकुलर। उसके बाद आप फिंगर्स को ऐसे रोटेट करवाइए कि जिस तरफ ये हमारा डाइपोल कर रहा है रोटेट, तो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो यूं घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा तो यूं घुमाते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर ये यूं घूम रहा है, और थंब हमारा कहाँ पॉइंट कर रहा है? अंदर की तरफ। कहाँ पॉइंट कर रहा है थंब? अंदर की तरफ। ओके, समझ गए ये चीज? तो अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर टॉर्क की डायरेक्शन तो आ गई, चलो अंदर की तरफ हमें पता लगे। लेकिन एक और चीज हम यहाँ से पता लगाना चाहते हैं कि जब जैसे PE साइन थीटा यहाँ पर आ गया है, PE साइन थीटा आ गया, तो जैसे AB साइन थीटा होता है, हम सीख चुके हैं कि A जो है A क्रॉस B अगर लिया जाए दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, तो उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो होता है AB साइन थीटा। लेकिन अगर हमें इसको वेक्टर लिखना हो, इसकी डायरेक्शन देखनी हो, तो ये AB साइन थीटा से नहीं पता चलेगी, क्योंकि वो तो A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड भी इतना ही होना है और B क्रॉस A का भी मैग्नीट्यूड इतना ही होना है। लेकिन दोनों की डायरेक्शन हमें पता है, 11th में सीखा है हमने। 11th का नाम लेते ही मेरे को थोड़ा सा शक हो जाता है कई बार आपके ऊपर की जो मैं बता रहा हूँ 11th का नाम लेता हूँ, वो आपको उस समय में सीखा हुआ याद है या नहीं है, आपने उस टाइम सीरियसली पढ़ा था या नहीं पढ़ा था। तो दोस्तों आपको जरूर ये बेसिक्स अपने 11th के क्लियर रखने चाहिए। बहुत सिंपल चीज है कि जो क्रॉस प्रोडक्ट है A क्रॉस B और B क्रॉस A एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में तो बराबर होते हैं, बट इनकी डायरेक्शन अपोजिट होती है। तो यहाँ पर हम अब इससे ये नहीं पता लगा सकते PE साइन थीटा से कि अगर हम इसे वेक्टर फॉर्म में लिखें तो उसे लिखें P क्रॉस E या लिखें E क्रॉस P। कौन सा लिखें इनमें से? P क्रॉस E या E क्रॉस P, क्योंकि इससे तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का ही है PE साइन थीटा। तो अब इससे ये पता लगाना है कि इसको लिखें कैसे। तो देखिए उससे दोस्तों फिर आप जो है राइट हैंड थंब रूल फिर से यूज कीजिए। अब की बार आप जो है एक बार P से E तक की तरफ थीटा को कवर करते हुए E को अपने दोबारा सुनिए, एक बार पहले केस में अपने फिंगर्स को P की तरफ रखिए, पहले थीटा को कवर करते हुए E की तरफ घुमाइए, ऐसे करवाइए चलो फिंगर्स को। देखिए थंब किस तरफ पॉइंट करता है, अगर उसी तरफ पॉइंट कर जाए जिस तरफ था हमारा टॉर्क, तो इसका मतलब यहां पर आना है P क्रॉस E। कौन सा आना है यहाँ पर? P क्रॉस E। अगर कर्वेचर को घुमाते हुए थीटा एंगल को कवर करते हुए P से E की तरफ जाते हुए अगर थंब उसी तरफ आ जाता है जिस तरफ है हमारा टॉर्क, तो इसका मतलब ये आएगा P क्रॉस E। समझ गए? लेकिन अगर हम उल्टा घुमा के देखें, देखिए पहले E की तरफ करते हैं और कर्वेचर को बंद करते हुए, मुट्ठी को बंद करते हुए ऐसे हम आ जाए थीटा को कवर करते हुए P की तरफ,
तो अब की बार थंब कर रहा है पॉइंट बाहर की तरफ, साफ साफ दिखाई दे रहा है, बाहर आ रहा है आपकी तरफ। तो दोस्तों यहां पर E क्रॉस P की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो टॉर्क से जो है अपोजिट होगी। इसका मतलब ये E क्रॉस P नहीं हो सकता, उस केस में तो माइनस टो हो जाएगा, नेगेटिव ऑफ दैट गिवन टॉर्क हो जाएगा हमारा। तो हमें इसका मतलब यहां यही लिखना होगा, जो हमने ये लिखा हुआ है यही है सही, कि टॉर्क इक्वल हो जाएगा P क्रॉस E। समझ गए ना आप सभी? बहुत आसान था, यहाँ पर सिंपल था कि टो इज इक्वल टू पी साइन थीटा से हमें देखना था कि P क्रॉस E लिखें या E क्रॉस P लिखें उसको। तो उसके लिए हमने पहले तो ये देखा कि ये रोटेट कैसे कर रहा है, यू रोटेट कर रहा है, तो ये जा रहा है एक्चुअल में P से E की तरफ, तो अंदर की तरफ डायरेक्शन आ गई और P क्रॉस E बन गया, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा होता तो हम थंब को यूं घुमाते, टॉर्क होता बाहर की तरफ, और फिर ये क्या बन जाता हमारा E क्रॉस P के बराबर हो जाना था। ओके, इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके दोस्तों, तो अब देखिए दोस्तों यहाँ पर एक और चीज हम सीख लेते हैं। हमने इसका डायरेक्शन भी पता लगा ली, इसे वेक्टर फॉर्म में, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख लिया है। अब हम कुछ स्पेशल केस यहाँ पर कर लेते हैं कंसीडर। तो हम यहाँ एक तो पहला केस कंसीडर कर लेते हैं कि इफ थीटा इज इक्वल टू 0, अगर थीटा क्या हो जाए, जो एंगल है यहाँ पर, एंगल किस किस के बीच का, P और E के बीच का, अगर ये 0 हो जाए, मतलब कि P और E एक डायरेक्शन में आ जाए, सेम डायरेक्शन में आ जाए, मीन्स ये जो है हमारा डाइपोल, इसके फोर्स हटा देते हैं, पहला फोर्स गायब, दूसरा फोर्स गायब। तो दोस्तों यहाँ पर अगर ये आ जाए हमारे पास कुछ इस तरीके से, ऐसे रोटेट करके, तो दोस्तों P और E की डायरेक्शन हो जाएगी सेम एंड थीटा विल बी इक्वल टू 0। अगर थीटा 0 हो गया तो इसे हम इक्वेशन नंबर डाल देते हैं, और तो कोई इक्वेशन नहीं डालेना ऊपर, तो इसे हम डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो दोस्तों अब इक्वेशन 1 से देखिए, अगर थीटा हो गया 0 तो साइन 0 कितना हो जाता है, दैट इज 0। तो यहां पर टॉर्क आ जाएगा 0, और सिर्फ 0 पे ही नहीं, अगर हम यहाँ और भी लिख दें 180 डिग्री, क्या लिख दें अगर, और 180 डिग्री, तो उस केस में क्या होना है, देखिए 180 डिग्री कब होगा एंगल, जब P और E की डायरेक्शन हो जाए अपोजिट। अब E है इस तरफ, और इसको अगर हम यूं घुमा दें तो अब P हो गया इस तरफ, फ्रॉम नेगेटिव नीला टू पीला, नेगेटिव टू पॉजिटिव, समझ रहे हैं? तो दोस्तों इस तरफ है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डायरेक्शन, और उस तरफ है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E की डायरेक्शन। तो दोनों में एंगल हो गया अब की बार 180। लेकिन इस केस में भी देखिए साइन 180, साइन n पाई होता है 0, साइन n पाई आपको पता है दोस्तों 0, तो यहाँ पर n है एक इंटीजर जिसकी वैल्यू हम 0 1 2 3 4 5 कुछ भी पुट करें, बट साइन थीटा विल रिमेन 0 ओनली। तो ये जो है थीटा 180 होने से साइन 180 भी हो जाएगा 0, और टॉर्क आ जाएगा दोबारा से 0। तो इट मीन्स या तो इसको रखो इसके पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, या रखो एंटी पैरेलल, दोनों ही केसेस के अंदर टॉर्क क्या रहना है, इसके ऊपर 0। बट एक डिफरेंस है, एक छोटा सा डिफरेंस है इन दोनों पोजीशंस के अंदर, कि अगर हम इसे यहां से मतलब जब इसको रखा है उसके हमने पैरेलल, यहां से कर दे इसको स्लाइटली डिस्प्लेस, क्या कर दे, थोड़ा स्लाइटली डिस्प्लेस, थोड़ा सा यहां से रोटेट करवा दे। डिस्प्लेस मतलब ट्रांसलेशनल डिस्प्लेसमेंट नहीं, ट्रांसलेशनल तो इसके अंदर होगी नहीं, क्योंकि नेट फोर्स कितना है 0, सो इट इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ये लेफ्ट राइट कहीं नहीं जाएगा, ऊपर नीचे कहीं नहीं जाएगा, ये सिर्फ रोटेट कर सकता है अगर ये रोटेशनल इक्विलिब्रियम में ना हो तो उस वक्त। तो दोस्तों यहां पर अगर हम इसकी इस पोजीशन से, जब ये थीटा इज इक्वल टू 0 पे, समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा रोटेट कर दे ऐसे, मान लिया यहां ले गए, जैसे थीटा एंगल पे ही ले गए, और भी कम लेके आ सकते थे। तो देखिए दोस्तों वही फोर्सेस फिर लगने इस पे लगेंगे, फोर्स तो लगी रहेगी, उनकी लाइन ऑफ एक्शन चेंज हो जाएगी, सेम नहीं रहेगी। यहां सेम थी, यहां पर इधर और इधर सेम थी बिल्कुल, तो एक ही लाइन ऑफ एक्शन होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे थे। तो ये ना तो रोटेट कर रहा था, ना डिस्प्लेस तो होना ही नहीं है, ट्रांसलेशन डिस्प्लेसमेंट तो होनी ही नहीं है इसके अंदर, तो ये रोटेट भी नहीं कर पा रहा था, बिकॉज टॉर्क ऑल्सो वाज इक्वल टू 0 0। कितना था टॉर्क यहाँ पर 0। लेकिन अगर हम इसे कर देते हैं अब थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस इसकी जगह से, कुछ एंगल डी थीटा मान लो, थीटा मान लो, कुछ मान लो,
तो दोस्तों फिर से वही वैसे ही फोर्स यही काम हो जाएगा कि एक फोर्स इधर एक इधर, लाइन ऑफ एक्शन अलग अलग, और ये इसको दोबारा से खींच के ऐसे खींच के वापस नहीं आएंगे उसी पोजीशन पर जहां पर था ये पहले। आ जा भाई अपने घर वापस, अपने घर से भागा थोड़ा सा और ये बुला लिया खींच के वापस, इस वाले चार्ज को भी वापस, इसको भी वापस। समझ गए सभी? तो ये आ गया है इधर ऐसे। ओके, तो दोस्तों ये इधर डिस्प्लेस होगा। अगर आप सोच के देखिए, अगर ये आ जाए ऐसे इस तरीके से रखा हो, यहां पर माइनस क्यू, यहां पर प्लस क्यू, तो अब इस पे फोर्स लगेगा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस पे फोर्स लगेगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, ये इसको फिर खींच के वापस ले आएंगे। तो इट मींस ये इधर जाए या इधर, ये टॉर्क इसके ऊपर लगेगा और ये लेके आएगा इसको वापस घर, मींस पर पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये था यहां पर स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। फिर आ गई है बात 11th क्लास की। तो देखिए दोस्तों, बार बार 11th क्लास की बातें आ रही हैं। 11th क्लास को पढ़ना है बहुत इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक्स को बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। तो इट मींस ये है यहां पर कौन से इक्विलिब्रियम के अंदर, ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम के अंदर। यहां पर यहां ले जाओ तब वापस, यहां ले जाओ तब वापस, एंड दैट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम ओनली, in which if an object is slightly displaced from its equilibrium position, it returns back to its original या equilibrium position. ओके, समझ गए सभी बच्चा लोग? ओके बच्चा पार्टी। तो अब यहाँ दूसरा केस जो है डिस्कस और कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर ये हो इससे इपोजिट, मीन्स अपोजिट, यहां पर ऐसे, अब E इस तरफ, P इस तरफ, थीटा हो गया है 180 डिग्री। ओके, ये थीटा इज इक्वल टू 0, ये कौन सी कंडीशन थी? ये थी स्टेबल इक्विलिब्रियम की, स्टेबल इक्विलिब्रियम, ये थी दोस्तों ये पोजीशन। लेकिन अगर अब ये था ऐसे अपोजिट, अब अगर इसको करते स्लाइटली डिस्प्लेस, देखिए डायग्राम में दोबारा ड्रॉ कर लेता हूं, अब साफ हो गया है यहां पर सब कुछ कंफ्यूज हुआ। तो दोस्तों कंफ्यूजन को दूर करने के लिए डायग्राम ड्रॉ करते हैं दोबारा से। ये था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड डैश 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 टिश्यूम डैश 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 टिश्यूम। ओके, और यहां पर था हमारा डाइपोल, हमने रखा है की बात ऐसे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड और उसे कर रहे हैं थोड़ा सा स्लाइटली डिस्प्लेस। तो ये आ गया ऐसे, यहां पर अब आ गया है हमारा पॉइंट ए जिसपे है चार्ज माइनस क्यू, यहां पर आ गया है पॉइंट बी जिस पे है चार्ज प्लस। समझ गए ना दोस्तों? बिल्कुल, ये देखिए इससे समझिए बहुत बढ़िया समझ में आएगा। बेशक ये मेरा जुगाड़ सिंपल हो तो इससे समझ में बहुत बढ़िया आएगा आपको। चार्ज को कर लिया है मैंने सेट। तो दोस्तों ये हो गए हैं यहां पर एक चार्ज माइनस क्यू और एक चार्ज प्लस क्यू। अब दोस्तों नेगेटिव नीले वाले पे किस तरफ फोर्स लगना है? अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, इस तरफ, इधर खींचेगा इसको, फील्ड खींचेगा इसको इस तरफ, इस पे लगना है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड की डायरेक्शन तो ई है इस तरफ, राइट साइड की तरफ है। तो ई आ गई है हमार डायरेक्शन ऑफ फोर्स वाई इधर आ गया, एक फोर्स इधर आ गया है हमारा। अब देखिए दो फोर्स ये जो इस पर लग रही थी, ये क्या करेंगे इसको, ये खींच रहा है इसको इधर, ये खींच रहा है इसको इधर। तो ऐसा खींचने से ये ऐसे, ये क्या कर जाएगा ऐसे रोटेट। समझ गए? इस तरीके से कर जाएगा रोटेट। तो दोस्तों ये था स्टार्टिंग में, देखिए दोबारा स्टार्टिंग पे आइए शुरू में कि यहां था रखा ऐसे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड थी इसकी डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन, हमने कर दिया थोड़ा सा स्लाइडली डिस्प्लेस। वापस आने के बजाय क्या हुआ, इधर घूम गया भाई, अरे इधर, और अरे रुक जा भाई, रुक जा, यहां जाकर रुकेगा। कहां रुकेगा? यहां। कौन सी पोजीशन पर? स्टेबल इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करने की कोशिश करेगा। अनस्टेबल था ये, यहां पर क्या था, इक्विलिब्रियम में तो था, रुका तो हुआ था, पर ससुरे को जबरदस्ती पकड़ रखा था वहां पर। तो इसको यहां पर पकड़ रखा था जबरदस्ती। जैसे ही थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, जैसे ही मौका मिला थोड़ा सा वहां से, ये भाग लिया अपने घर की तरफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम की तरफ, और रोटेट करके आ जाएगा यहां पर। तो दोस्तों ऐसा इक्विलिब्रियम जहां पर अगर उसको स्लाइटली डिस्प्लेस कर दें और वो वापस आने की बजाय फर्दर डिस्प्लेस हो जाए और भी ज्यादा डिस्प्लेस हो जाए, दैट इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आप जानते ही हैं, यू नो बेटर।
ओके दोस्तों, तो थीटा इज इक्वल टू 180 वाला जो केस है ये क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, समझ गया बच्चा पार्टी? ओके, सो दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये था दोस्तों हमारा ये टॉपिक कि टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल व्हेन इट इज प्लेस्ड। अरे एक चीज रहेगी भाई, छोटी सी चीज रह गई, वो क्या रह गया? देखो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट ही रह गया था भाई। तो जब टॉर्क होगा मैक्सिमम, कब होगा टॉर्क मैक्सिमम, ये हमें फाइंड आउट करना है इस डाइपोल के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, वापस आते हैं यहां पर इक्वेशन नंबर 1 के ऊपर। देखिए, टॉर्क के मैक्सिमम होने के लिए इन चीजों में से देखते हैं क्या क्या मैक्सिमम हो सकता है, क्योंकि ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। अब ये P और E ये दोनों तो फिक्स है। E यूनिफॉर्म फील्ड लगा रखा है, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, इट इज फिक्स, इट इज सेम एवरीवेयर। दूसरी है डाइपोल मोमेंट P, वो भी फिक्स है, Q इंटू 2 है। डाइपोल कहीं भी रखा हो, कैसे भी रखा हो, चार्ज Q है और डाइपोल की लेंथ 2a है, सो द डाइपोल मोमेंट विल रिमेन कांस्टेंट। तो अब बच गया है हमारे पास, ये हमारा बचुआ साइन थीटा। कौन सा बच गया है हमारे पास? साइन थीटा। हाँ, साइन थीटा बदल सकता है भाई, अलग अलग थीटा जैसे जैसे चेंज होगा, ये घूमेगा, रोटेट करेगा, तो थीटा चेंज होगा और उसके साथ साइन थीटा चेंज हो सकता है। कहां से कहां तक? +1 से -1 के बीच में ही रहती है इसकी वैल्यू, हमें पता है इस बात का। तो दोस्तों ये साइन थीटा जब हो जाएगा मैक्सिमम तो टॉर्क भी हो जाएगा मैक्सिमम। देखिए, तो ये हम बराबर लिख लेते हैं। अब साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है? 1 पता है, और वो होती है थीटा इज इक्वल टू कहां पर? 90 पर। कितने पे होती है वो? थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री पर। 270 में भी हो सकती है, 90 ले लो या 270 ले लो। इन बोथ द केसेस द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इज मैक्सिमम, सबसे ज्यादा 1 के बराबर। तो इट मींस यहां पर हम साइन थीटा को अगर पुट कर दे 1 तो टॉ मैक्स किसके बराबर हो जाएगा? ये बराबर हो जाएगा PE। तो इट मींस कि मैक्सिमम टॉर्क एक डाइपोल पर लगता है कब? जब वो रखा हो फील्ड के परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे। तो 90 डिग्री और 270 भी सीखते हैं कैसे बनेगा। तो उस केस में हम ड्रॉ करते हैं डायग्राम को दोबारा से फटाफट झटाझट। ओके, ये एक और। अब यहां देखिए दोस्तों, अगर हमारा रखा है फील्ड, यूं हमारा डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है फील्ड के अंदर, ये एक चार्ज, ये दूसरा चार्ज। देखिए ये डायरेक्शन है हमारी E की, और अगर ऊपर हो जाए डायरेक्शन P की, जो कि कब होगी? जब यहां रखा हुआ है A पे -Q और यहां है पॉइंट B, इस पे रखा हुआ है +Q। तो दोस्तों यहां पर ये जो एंगल बन गया E और P के बीच में, ये बन गया है 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण। तो इस केस में टॉर्क लगेगा मैक्सिमम, जिसकी वैल्यू है P। ये पहला केस आ गया। दूसरा 270 कब होगा? देखिए, when the angle between these two will be 270 डिग्री। तो बस करना है एक काम, क्या कि ये हो जाए पॉइंट A, जहां पर आ जाए हमारा चार्ज -Q, और ये हो जाए हमारा पॉइंट कौन सा? B, और B पे आ जाए चार्ज +Q। तो ये हो गई डाइपोल मोमेंट। अब कहा? नीचे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो आ गया नीचे। किसकी डायरेक्शन है? हमारे डाइपोल मोमेंट P की। अब देखते दोस्तों कि ये जो एंगल बन रहा है बिटवीन P एंड E, यहां से मत मापना उसे। एंगल जो एक्चुअल में कह सकते हैं, कई बार हम कह देते हैं यहाँ पर कि ये 90 हो गया है, ठीक है, बट एक्चुअली एंगल शुरू होता है मापना यहां से, ये 0, फिर यहाँ 90, फिर 180 और यहां तक कितना हो गया है? 270, अगर हम एक्चुअल एंगल मेजरमेंट में जाते हैं। तो दोस्तों इस केस में जो एंगल हो गया वो 270 का हो गया है, और यहां पर भी जो है साइन 270 भी 1 ही होता है, और टॉर्क यहां पर भी लगेगा मैक्सिमम। सो यहां भी टॉर्क क्या रहेगा? मैक्सिमम, टॉ मैक्स, जो कितना था हमारा PE के बराबर। तो अब हम पक्का ये जो टॉपिक है हमारा
कंप्लीट हो गया दोस्तों। तो मजा आया सभी को सीख के, सभी डायरेक्शन, सभी जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड आउट किया उसे ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा बहुत बढ़िया तरीके से। तो दोस्तों समाप्त करते हैं हम हमारा आज का वीडियो यहीं पर। मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, मन लगाकर काम करते रहिए। थैंक यू।